नमस्कार दोस्तों। 10 नवंबर 2025 को शाम 6:45 को दिल्ली में रेड फोर्ट के पास मौजूद सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग से लौट रहे हुंडई i20 की गाड़ी बाहर निकली। ये गाड़ी लाल किला के पास यू टर्न लेकर सीधा सामने वाली सड़क पर आती है। 6:52 को यह बहुत धीरे धीरे चलकर रेड लाइट पर आकर रुक जाती है। यह वाली रेड लाइट लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के नजदीक थी और कुछ ही सेकेंड बाद दोस्तों एक बहुत बड़ा धमाका होता है। यह धमाका इतना बड़ा हुआ था कि इससे आसपास के 6 गाड़ी और 3 ऑटो रिक्शा में आग लग जाती है। पास की मौजूद स्ट्रीट लाइट बंद हो जाती है और मेट्रो के एंट्री गेट पर लगा शीशा टूट जाता है। कई सारी गाड़ियां जो दूर खड़ी थी उनके भी शीशे टूट जाते हैं। जो गाड़ियां इस धमाके के पास थी उनका मलबा 150 मीटर दूर जाकर उड़ता है। जिस वक्त यह ब्लास्ट हुआ, चांस की बात है कि 2 अलग अलग लोग फिल्मिंग कर रहे थे। हमारे पास इस ब्लास्ट के 2 रियल वीडियो मौजूद है। एक वीडियो जो अभी आपने देखा और दूसरा वाला। इस वीडियो को थोड़ा स्लो डाउन करके देखोगे तो आपको दिखेगा कि ब्लास्ट की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा थी। कैमरे में कुछ दिखा रहा है, सब कुछ हिल गया है, इतना बड़ा पेड़ हिल गया है। यहाँ मौजूद शॉपकीपर्स का कहना है कि आवाज इतनी तेज आवाज उसने कभी नहीं सुनी। बहुत भयंकर धमाका हुआ था, बहुत जोर से आवाज आई थी। ऐसी आवाज हमने पहले कभी नहीं सुना। बताया जाता है कि धमाके के करीब 1.5 किलोमीटर तक यह आवाज सुनाई दी गई थी। 6:55 को दिल्ली को फायर सर्विस को कॉल लगाया जाता है, जिसके बाद उन्होंने आग पर काबू करने के लिए 7 फायर टेंडर्स को डिस्पैच कर दिया। आई विटनेस बताता है कि इस ब्लास्ट के 10 मिनट के अंदर लगभग 7 बजे के अराउंड पुलिस वहां पर आ गई थी। 7:15 को एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंच गई थी। चांदनी चौक के लोकल लोग वहां मौजूद विक्टिम्स की मदद करते हुए एम्बुलेंस से पहुंचने से पहले ही कई घायल व्यक्तियों को हॉस्पिटल तक ई रिक्शा से पहुंचाते हैं। धमाके में कुल मिलाकर 20 लोग घायल होते हैं, जिन्होंने तुरंत लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल ले जाया जाता है। घायल लोगों में से 8 लोगों की मौत हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो चुकी है। अभी तक इस घटनाक्रम में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। धमाका को सूचना मिलने पर बम डिस्पोजल स्क्वाड ऑफिशियल टीम मौके पर पहुंचती है और कुछ समय बाद नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी एनआईए और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी भी वहां पर पहुंचती है। ये सारी एजेंसी एक साथ मिलकर जांच करती है, लेकिन अभी तक कुछ भी ऑफिशियल जानकारी नहीं आया है सरकार की तरफ से। यह धमाका कैसे हुआ और किसने किया। इस घटना में मारे गए लोग में से 6 लोगों की पहचान हो पाई है। इनमें से एक उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोकेश अग्रवाल है। हॉस्पिटल में एडमिट अपने बेटे की सास से मिलने दिल्ली आए थे। इसके अलावा अमरोह में रहने वाले डीटीसी के बस कंडक्टर अशोक कुमार अपनी ड्यूटी कर रहे थे। एक विक्टिम पंकज सैनी कैब ड्राइवर थे और एक विक्टिम दिनेश मिश्रा चांदनी चौक पर साड़ी और लहंगा की दुकान काम करते थे। एक दूसरे विक्टिम नौमान एक कॉस्मेटिक स्टोर में काम करते थे। और इसी तरह जुमन मोहम्मद ई रिक्शा वाले अपने फैमिली के इकलौते कमाने वाले थे। रात को 10 बजे आसपास होम मिनिस्ट्री अमित शाह के घायलों से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे, जिसके बाद उसने उस जगह पर भी जाते हैं जहां पर धमाका हुआ था। उनकी तरफ से बयान दिया जाता है कि हम सभी एंगल से खुला रखते हैं, इसकी गहन जांच शुरू की कर दी गई है। अब यहाँ से सोर्सेस के हवाले से इंडिया मीडिया की कई सारी खबरें, लेकिन आपको इतनी क्रेडिबिलिटी पता नहीं है। जो भी सारी चीज आगे बताने जा रहा हूँ, इस चीज को याद रखना। अगले कुछ दिनों में ये खबरें गलत साबित हो जाए, जैसे अगर हुआ तो इस वीडियो में पिन कमेंट चेक कर लेना, क्योंकि इसे मेंशन कर दूं। टाइम्स ऑफ इंडिया के सोर्सेस के हवाले से बताया जाता है कि इस हुंडई i20 गाड़ी का प्लेट नंबर HR26CA 76 और 74। द हिंदू सोर्सेज ने बताया कि इस गाड़ी का ऑनर मोहम्मद सलमान था, जो हरियाणा के गुड़गांव से बिलोंग करते हैं। पुलिस ने जब सलमान को डिटेन किया तो उनको पता चला कि सलमान ने यह गाड़ी दिल्ली के ओखला में रहने वाले देवेंद्र को बेच दिया। उसके बाद यह गाड़ी देवेंद्र ने अमला के किसी को बेच दिया। उसके बाद यह गाड़ी और किसी के पास। कुछ अखबारों के अनुसार पर यह पुलवामा में रहने वाले तारिक का भी एंगल है। इसके आगे बात करते हैं वीडियो में, लेकिन इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि धमाके के बाद दिल्ली के अलावा मुंबई समेत देश के कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हालांकि ऑफिशियल अभी तक नहीं कहा गया एक आतंकी हमला था, कोई एक्सीडेंट था, लेकिन ऐसी कई चीज जो इसकी तरफ संकेत देता है कि सरकार
अब इसे एक आतंकी हमला मानकर ही चल रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूपीए के तहत एफआईआर दर्ज की, जिसका इस्तेमाल आतंकवाद से संबंधित मामलों में होता है। और दूसरे, भूटान दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में धमाके को एक साजिश बताया है। इसके पीछे षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसके पीछे जिसका भी हाथ है उसे बख्शा नहीं जाएगा और इसकी इन्वेस्टिगेशन में एनआईए को हवाले कर दिया गया है, जो एक काउंटर टेररिज्म एजेंसी है। अब इस इंसिडेंट को दोस्तों फरीदाबाद की एक घटना से लिंक करके देखा जा रहा है। दरअसल बात क्या है कि 10 नवंबर के दिन जम्मू कश्मीर और हरियाणा के पुलिस मिलकर कश्मीर में रहने वाले 2 डॉक्टर को गिरफ्तार किया था। आरोप यह था कि डॉक्टर पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद और अलकायदा से जुड़े हुए जवातु हिंद के यानी AGH के लिए काम कर रहे थे। दरअसल कुछ समय पहले श्रीनगर के नौगाम एरिया में जैश-ए-मोहम्मद के सपोर्ट में कई पोस्टर लगाए गए थे। इन पोस्टरों पर पुलिस और आर्मी को धमकी दी गई थी। जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच करी तो इनमें कांजीकुंड के डॉक्टर आदिल मजीद रायदर का नाम आया था। वक्त उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया और पता चलता है कि पिछले साल अक्टूबर में यह अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काम करता था। जब पुलिस ने इस मेडिकल कॉलेज में आदिल को लॉकर चेक किया तो वहां से इसे AK-47 मिला। फिर आदिल के जरिए पुलिस पुलवामा में रहने वाले डॉक्टर मुजामिल अहमद गनाई तक पहुंचा। अभी फरीदाबाद की अफलता यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल में पढ़ाता है। लगभग 10 दिन पहले मुजामिल को डिटेन कर लिया गया था और उसके बयान के आधार पर फरीदाबाद के एक गांव में छापा मारा गया, जहां उनसे किराए पर एक घर ले रखा था। इस घर के दोस्तों पुलिस को लगभग 360 केजी एक्सप्लोसिव मिलते हैं और अप्रोक्सीमेटली 360 केजी इनफ्लेक्स नाइट्रेट बरामद हुआ, जो सस्पेक्टेड अमोनिया नाइट्रेट है। बाद में रेड्स की गई तो एक्सप्लोसिव का नंबर 3000 केजी से ज्यादा बताया जा रहा है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट होने का शक, जिससे बम बनाने का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पुलिस ने यहां से एक वॉकी टॉकी और 20 टाइमर और बैटरीज रिमोट्स और 5 किलो हैवी मेटल्स इलेक्ट्रॉनिक वायर्स जैसे बम बनाने में जो काम आते हैं वो भी यहां से मिला। यहीं पर एक क्रिक राइफल और 3 मैगजीन और एक पिस्टल भी मौके पर बरामद हुआ। यह सब देखकर यह बात साफ थी कि यहाँ पर बड़ी साजिश की जा रही थी इनकी गिरफ्तारी के बाद। लेकिन दिल्ली के रेड फोर्ट ब्लास्ट से पहले पुलिस ने यह भी कहा कि यह ऑपरेशन अभी जारी है। फरीदाबाद में आतंकवाद के आरोप में अरेस्ट हुए, दिल्ली में रेड फोर्ट ब्लास्ट हुआ। इन दोनों में एक साथ जोड़कर देखा जाए तो द इंडियन एक्सप्रेस ने जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप सोर्सेस के हवाले से बताया है कि दिल्ली में ब्लास्ट हुए फरीदाबाद में अरेस्ट लोगों से कांटेक्ट है। हालांकि इस बात पर अभी तक कोई ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया गया सरकार के द्वारा, लेकिन इंडियन एक्सप्रेसवे के मुताबिक इस ग्रुप में मुजालिम, आदिल अलावे 2 और डॉक्टर थे। इनमें एक लखनऊ के महिला डॉक्टर है जिसे गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन एक डॉक्टर उमर नबी अपने साथियों की गिरफ्तारी के बाद गायब हो गया है और इसी उमर नबी के यहाँ धमाका करने का शक है। लेडी जली यहाँ पुलवामा के उसी कोयल गांव को रहने वाला है जिससे मुजालिम आता है और यह भी असफलता यूनिवर्सिटी में काम करता था। मुजालिम के गिरफ्तारी के बाद पुलिस इसका तलाश कर रही थी। इस उम्र की नई दिल्ली के धमाके से जोड़ने का एक और प्रूफ यहाँ हुंडई i20 को बताया जा रहा है कि हिंदुस्तान टाइम्स ने पुलिस के सोर्सेस के हमले से बताया कि धमाके में इस्तेमाल हुई गाड़ी आखिरी बार उमर के पास थी और धमाके से पहले उमर ही गाड़ी चला रहा था। एक सीनियर ऑफिसर दो प्रिंटेड बताती है कि सीनियर साथियों अपने गिरफ्तारी के बाद उमर घबरा गया था। उसने जल्दबाजी में यह धमाका किया और ऑफ इंडिया के सोर्सेस को कोट करते हुए कहा कि ब्लास्ट टेक्निक और इमोशनल में किया गया। यह बॉम्ब लूजली और वसेल्ड था, पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ था, जिसकी वजह से इसका लिमिटेड इम्पैक्ट रहा और कोई शार्पनर नहीं मिले। इसके अनुसार उमर ही गाड़ी चला रहा था और इस ब्लास्ट में एक्सप्लोसिव उसी तरह है जैसे फरीदाबाद में रेड से मिले थे। पुलिस यहाँ जांच कर रही है कि मारे गए लोगों में उमर भी शामिल है या नहीं। इसके लिए उमर की मां का DNA सैंपल लिया गया। यह एक बेहद ट्रेजिकल और दिल दहलाने वाली घटना है। तेरे मासूम लोगों की जान चले गई और कितने परिवार उजड़ गए। ऐसी घटनाओं के बाद सबसे जरूरी चीज है कि हम अपने धैर्य और विवेक रखें। आतंकवादियों का मकसद होता है देश में आतंक फैलाना। ऐसे समय में इसलिए जरूरी है कि एक दूसरे के साथ खड़े रहे
इन चीजों यहाँ पर दूरी बनाए रखे। पहली टीवी मीडिया जो गलत खबर फैलाती है और हमारे बीच नफरत फैलाती है, ऐसे आतंकवादी हमलों को इस्तेमाल करते हैं अपने अंदर की भरी नफरत को जस्टिफाई करने के लिए और समाज में नफरत फैलाने के लिए। तीसरा, अपने अंदर खुद पर भी विश्वास रखें। बहुत से लोगों को टेंडेंसी रहती है जब किसी भी इंसिडेंट का स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो तो उसके बारे में बोलने की कोशिश ना करें। जैसे कि कई सारे कमेंट्स सोशल मीडिया पर देखे कि बिहार के इलेक्शन में अगले ही दिन उसकी पिछली रात धमाका हुआ, तो पक्का इसके बीच कई कनेक्शन हो सकता है। मैं मानता हूं कि इस सरकार में ऐसे कई काम किए हैं जिससे इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरीके से बिना किसी सबूत के कंक्लूजन पर पहुंच जाना यह बहुत गलत है। चीजों को हमेशा क्रिटिकल नजरिए से देखिए, लेकिन बुनियादियों कंस्पिरेसी और थेरेपियों इनके अलावे यहाँ पर सवाल पूछने भी जरूरी है कि कई सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं, खास तौर पर होम मिनिस्ट्री अमित शाह के ऊपर। जनता के सामने उनकी अकाउंटेबिलिटी बनाती है। आखिर बॉर्डर कंट्रोल में है, देश की इंटरनल सिक्योरिटी उनके कंट्रोल में है, तो इतना बड़ा घटना कैसे हो जाता है? इससे अमित शाह पे सवाल उठता है कि आप पर कैसे विश्वास करे जनता। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिरकार 3000 केजी एक्सप्लोसिव इंडिया के अंदर आया कैसे? ये वही सवाल है जो 6 साल पहले भी उठा था। पुलवामा हमले के दौरान 300 केजी एक्सप्लोसिव देश के अंदर कैसे आया? मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होगा और सालों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही जानकारी के वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद।